वेलकम टू लॉस फॉरम एंड लेट्स कंटिन्यू आवर सीपीसी सीरीज। सीपीसी सीरीज में हम टॉपिक देख रहे थे प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। ओके, तो आज हम देखेंगे दैट इज़ द इवेंट हैपनिंग आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। तो हमने अभी तक के इवेंट्स देख लिए थे, दैट इज़ ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। अब इवेंट, ऐसे इवेंट जो एक बार आपका सूट जो है वो इंस्टीट्यूट हो गया तो उसके बाद कौन कौन से इवेंट्स होंगे। ओके, सो द बेसिक रूल क्या है? बेसिक रूल इज़ दैट द राइट ऑफ द पार्टी शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट। मतलब जो पार्टी के जो राइट्स होते हैं ना, वो उस दिन से ही वो डिटरमाइंड होने चाहिए। किस बेसिस पे? जो आपका डेट होगा, आपने जिस डेट पे आपका सूट फाइल हुआ है उस डेट से। And where the plaintiff has no cause of action, the date of filing of the suit, he will not ordinarily be allowed to take advantage of cause of action। मतलब कि अगर आपने एक बार आपका सूट जो है वो सूट जो है इंस्टीट्यूट हो गया, राइट, आपने प्लेंट भी बना लिया, लेकिन अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन अगर उसके बाद होता है आपके सूट के इंस्टीट्यूशन के बाद, तो फिर आप उसका एडवांटेज बाद में नहीं ले सकते हो, राइट। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एडमिशन ऑफ द प्लेंट की। तो जो रूल नंबर 9 है हमारे सीपीसी का, वो बात करता है एडमिशन ऑफ द प्लेंट। अब इसका क्या मतलब होता है? रूल 9 लेज डाउन द प्रोसीजर। क्या बता रहा है ये प्रोसीजर कि कब जो है प्लेंट जो है वो प्लेंट इज एडमिटेड बाय द कोर्ट, provided for filing of the copies of the plaint by the plaintiff and also required to pay the requisite fee। ठीक है, तो आपको आपकी प्लेंट की जो प्लेंट है उसकी कॉपी प्लस जो रिक्विजिट फी है वो फॉर किसके लिए? फॉर द सर्विस ऑफ समन। ठीक है, ऑन द डिफेंडर विद इन द कितने दिन में होना चाहिए? 7 days में आपका कंप्लीट होना चाहिए प्रोसीजर, राइट। एडमिशन ऑफ प्लेंट, देन रिटर्न ऑफ प्लेंट। अब आपने क्या किया, आपका सूट जो है सबसे पहले तो क्या है, सूट इंस्टीट्यूट हो गया, उसके बाद क्या है, प्लेंट आपने दे दिया। अब क्या हो गया, प्लेंट एडमिट हो, एडमिशन ऑफ प्लेंट हो गया। अब क्या होगा? अब देखा जाएगा क्या कोई ऐसा रीज़न है कि हमें रिटर्न करना पड़ रहा है या रिजेक्ट करना पड़ रहा है। या तो रिटर्न करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, राइट। दोनों में से अगर कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है तो अगर रिटर्न होता है कोई प्लेंट तो भाई किस ग्राउंड पे होगा एंड व्हाट विल बी द रीज़न फॉर दैट। तो रूल नंबर 10, 10A एंड 10B ये डील करते हैं रिटर्न ऑफ द प्लेंट से रिलेटेड। सो वेयर एट एनी स्टेज ऑफ द सूट द कोर्ट फाइंड्स दैट इट हैज़ नो जुरिडिक्शन। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर कोर्ट को ये लगता है कि भाई कोर्ट के पास वो जुरिडिक्शन नहीं है, ठीक है, चाहे वो टेरिटोरियल हो, पेक्यूनरी हो, या विथ रिगार्ड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट हो, इट विल रिटर्न द प्लेंट। तो वो क्या करेंगे, प्लेंट को रिटर्न कर देंगे टू बी प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर कोर्ट। किस चीज़ और रिटर्न करके क्या बोलेंगे कि भाई आप जो है एक प्रॉपर कोर्ट में जाइए जिसके पास इस चीज़ का इंटरटेन करने की जुरिडिक्शन हो। ओके, और यहाँ जो रूल 10A है वो बताता है कि प्रोसीजर कौन कौन सी फॉलो करनी है बाय ए कोर्ट, राइट। देन अगर कोई जज जो है रिटर्न करता है प्लेंट तो इट शुड मेक एन इंडोर्समेंट ऑन इट रिगार्डिंग। अब किस किस चीज़ों का ध्यान रखना होगा? डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। डेट ऑफ रिटर्न, आपने कब जो है प्लेंट को प्रेजेंट किया था और अब किस डेट पे जो है वो रिटर्न कर रहे हैं प्लेंट, एंड नेम ऑफ द पार्टी जो प्रेजेंट कर रही है प्लेंट, दैन द रीज़न फॉर द रिटर्निंग। तो ये कुछ 4 चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लेंट को रिटर्न करते हो तो ये सब चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। ओके, दैन व्हेन द प्लेंट इज़ फाइल्ड इन अ प्रॉपर कोर्ट। तो अगर कोई प्लेंट जो है वो फाइल करते हैं किसी प्रॉपर कोर्ट में आफ्टर गेटिंग इट बैक फ्रॉम द रॉन्ग कोर्ट, लेट से पहले ए कोर्ट में मैंने जो है प्लेंट फाइल कर दिया, ठीक है, अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि भाई ना आप तो रिटर्न बी कोर्ट में जाओ, ठीक है। तो अब क्या हो गया, पहले मैं रॉन्ग कोर्ट में गई थी, तो अब क्या होगा, इट कैन नॉट बी सेड टू बी न कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट। तो अब मैं यहाँ पर गई तो क्या ये कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट है? नहीं। एंड द सूट मस्ट बी डीम्ड टू कमेंस व्हेन द प्लेंट इज फाइल्ड इन द प्रॉपर कोर्ट, द ऑर्डर रिटर्निंग ऑफ द प्लेंट इज अप्लीकेबल। मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर हमने जब प्लेंट जो है फाइल करा है प्रॉपर कोर्ट में, तो अब ये प्रॉपर कोर्ट कौन सा हो जाएगा? बी वाला जो है ये हमारा प्रॉपर कोर्ट हो गया आफ्टर गेटिंग इट बैक फ्रॉम द रॉन्ग कोर्ट। रॉन्ग कोर्ट हमारा ये था, प्रॉपर जुरिडिक्शन बी कोर्ट की थी। तो अब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि भाई ये कंटिन्यूएशन ऑफ सूट है करके। ओके, देन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हमने अभी देखा था, अभी हमने ये जो बात की दैट इज़ अ रिटर्न पे बात की, रिटर्न ऑफ
प्लेंट पे बात की। नाउ विल सी द रिजेक्शन, राइट। दो चीज़ें होती है आपके प्लेंट के, या तो रिटर्न हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। अब रिजेक्ट किस किस ग्राउंड पे हो सकता है आपका प्लेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम बात करें रिजेक्ट होने की, तो सबसे पहले वेयर द प्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज द कॉज ऑफ एक्शन। अगर लेट से आपका प्लेंट है, ठीक है, और इसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं मेंशन है, तो अगर कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है तो आप किस चीज़ के लिए रिलीफ मांग रहे हो, राइट। अगर कॉज ऑफ एक्शन मेंशन नहीं है तो क्या हो जाएगा, आपका प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। देन सेकेंड देखते हैं, वेयर द रिलीफ क्लेम इज अंडर वैल्यूड। मतलब जहाँ पे जो रिलीफ आपने क्लेम किया है ना, वो क्या है, अंडर वैल्यूड है, तो आपका जो है रिजेक्ट हो सकता है प्लेंट। देन वेयर द प्लेंट इज इनसफिशेंटली स्टैम्प, मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी ऐसे पेपर बनवाते हो तो एक स्टैम्प ड्यूटी होती है, राइट, एक स्टैम्प लगाना होता है। तो अगर इन केस अगर आपका जो पेपर है दैट इज इनसफिशेंटली स्टैम्प एंड द प्लेंटिव क्या है, वो फेल हो गया टू पे द रिक्विजिट कोर्ट फी विद इन द टाइम फिक्स्ड एंड एक्सटेंडेड बाय द कोर्ट, तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, आपका प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड कंडीशन क्या होगी हमारी, इनसफिशिएंट स्टैम्प। ओके, एक ही कंडीशन हो गई है। देन नेक्स्ट जो फोर्थ कंडीशन है, वेयर द सूट इज बार्ड बाय द लॉ, मतलब यहाँ पे जो सूट है वही बार्ड किया है किसने, लॉ ने। यहाँ पे देखेंगे वेयर द सूट अपीयर फ्रॉम द स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट से ये अपीयर हो रहा है इन द प्लेंट दैट इज बार्ड बाय एनी लॉ, द कोर्ट विल रिजेक्ट द प्लेंट। अगर ये बार्ड बाय एनी लॉ मतलब कोई भी लॉ इसे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है या मना कर रहा है इस चीज़ के लिए, तो वो जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। अब इंस्टेंस क्या हो सकता है, अब आप बोलोगे कि भाई ऐसे कौन से इंस्टेंस होंगे जो कि बार्ड बाय लॉ होंगे। सो द एग्जाम्पल इज कि जब वेयर इन द सूट, अगर आप जो सूट है, आप लेट से कोई सूट फाइल कर रहे हो दैट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई सूट फाइल कर रहे हो, द प्लेन डज नॉट स्टेट दैट नोटिस एज रिक्वायर्ड, तो क्या होता है, आपको ना एक नोटिस जो है वो भेजना होता है अंडर द सेक्शन 80, और वो आपने नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, आपका प्लेंट जो है वो फिर रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा सूट, ओके ये रहा, तो सूट जो है यहाँ पे अगर दैट इज बार्ड बाय लॉ, दैट इज वन मोर पॉइंट। तो फर्स्ट हमने देखा कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगा, रिलीफ क्लेम नहीं किया प्रॉपर तो रिजेक्ट होगा, इनसफिशिएंट स्टैम्प है तो रिजेक्ट हो सकता है, देन बार्ड बाय लॉ। यहाँ तक क्लियर है कि किन किन ग्राउंड में जो है रिजेक्ट हो सकता है। देन येस देयर आर मोर ग्राउंड्स ऑफ, ओके। सो नेक्स्ट ग्राउंड विल बी वेयर द प्लेंट इज नॉट इन अ डुप्लीकेट, मतलब द प्लेंट हैज़ टू बी फाइल्ड इन अ डुप्लीकेट इफ द सेड रिक्वायरमेंट इज नॉट complied with the plaint will reject, okay। Then where there is a non compliance with the statutory provisions, मतलब लेट्स से कि जहाँ पे अगर प्लेंटिव जो है फेल हो जाता है टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ रूल 9, तो रूल 9 में कुछ सर्टेन रूल्स है, प्रोविजंस है। अगर क्या होता है कि कोई भी जो प्लेंटिव होता है वो फेल हो जाता है ये रूल 9 के प्रोविजन फॉलो करने में, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, जो प्लेंट है वो हो जाएगा आपका रिजेक्ट, ओके। देन द लास्ट इज द अदर ग्राउंड, राइट। अदर ग्राउंड में क्या आ सकता है, अदर ग्राउंड में होगा द ग्राउंड फॉर द रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट दैट इज अ रूल 11 ऑर्डर 7। ये एग्जॉस्टिव नहीं है, एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है फिर से कि ये जो इन्होंने इतनी जो लिस्ट दी है ना, ज़रूरी नहीं कि इन सब चीज़ें ही होगी, इसमें और भी कुछ चीज़ें इंक्लूड हो सकती है, ओके। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक, ओके। देन हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट दैट इज रिलाइड ऑन इन प्लेंट। अब ये क्या होता है, तो जो रूल 14 to 17 है वो डील करते हैं प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब जो प्लेंटिफ है, लेट्स से देयर इज ए एंड देयर इज अ बी पर्सन, राइट। ए इज द प्लेंटिफ, बी इज अ डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहा है कोर्ट में, राइट, तो दैट इज़ अ डॉक्यूमेंट रिलाइड ऑन अ प्लेंट। तो जो आपका पूरा केस होता है उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे होता है, ओके। सो जो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट जो है रूल 14 का, टू एक्सक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, जो डाउटफुल नेचर के डॉक्यूमेंट है ना लेटर स्टेज पे, आप वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो कोर्ट में। तो कोर्ट के पास ना बहुत वाइड डिस्क्रिशन होता है कि वो डिसाइड करे क्या वो अलाउ कर रहे हैं और क्या वो डिसअलाउ कर रहे हैं किस चीज़ का, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का, ओके। देन
यहाँ पे जो प्रोविजंस है, ये जो मैंने आपको अभी जो प्रोविजंस बताया है ऊपर, ये जो है डज नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो ये कौन से दो डॉक्यूमेंट पे जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे? तो सबसे फर्स्ट होगा डॉक्यूमेंट रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, मतलब जो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं ये उस पर अप्लाई नहीं होगा। दैन द सेकेंड होगा डॉक्यूमेंट हैंडेड ओवर टू द विटनेस मेयरली टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। तो ऐसी दो कंडीशन होगी जिसपे ये जो प्रोविजंस है वो अप्लाई नहीं होगा। ओके, आई होप ये जो छोटा सा जो टॉपिक था ये आपको समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेम प्लेन एंड रिटन स्टेटमेंट का एक सब टॉपिक है, दैट इज एजेंट। एजेंट क्या होता है, प्लीडर्स क्या होता है, ठीक है, क्या ड्यूटीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी प्लीडर की, ये नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।